अदालत ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत तमाम 7 मुलजिमीन को बरी कर दिया और कोर्ट ने फैसले में कहा कि सबूतों की कमी के चलते किसी भी मुलजिम के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं हो सके। वहीं अब इस फैसले से नाराज मुतासरीन के खानदान ने कहा है कि वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। वाज़ेह है कि नासिक ज़िले के मुस्लिम अक्सरियती शहर में यह विस्फोट 29 सितंबर 2008 को हुआ था और वो नवरात्रि का मौका और रमज़ान का महीना था। इस विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 दीगर जख्मी हुए थे। साबिक MP साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 लोग इस मामले में मुलजिम थे, जिन्हें कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है और इस केस की जांच की इब्तदाई कार्रवाई महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल हेमंत करकरे कर रहे थे, जो बाद में 26/11 के मुंबई दहशतगर्दाना हमले के दौरान शहीद हो गए थे। ATS ने इस मामले में 2009 में अपनी चार्जशीट दायर की थी। हमारे लिए कोई चुकाने वाली बात नहीं है। हमने देखा कि अब जो नया न्यू नॉर्म है वो बिल्कुल है कि जो कानून की बालादस्ती नहीं है कहीं भी, देयर इज़ नो रूल ऑफ लॉ। अगर होता तो जो हमारी पहलवान बच्चियों का मोलेस्टर है तो वो BJP में इस तरह नहीं खुलेआम नहीं घूमता। आपका जो गुरमीत सिंह है जो अपने आप को राम रहीम कहता है, जो कन्विक्ट है मर्डर के लिए, रेप के लिए, तो जब इलेक्शन होते हैं तो BJP के वो कैंपेन चलाता है। या बिल्किस बानो के रेपिस्ट को किस तरह छोड़ दिया गया और उसके बाद उनकी किस तरह BJP वालों ने आरती उतारी। उन्होंने मर्डर भी किया, रेप भी किया, गैंग रेप भी किया। तो अभी फिर से BJP वाले एक ऐसी लेडी को उसका एक्विटल, उसको जो बरी किया है उसको मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं। कौन सी औरत जिसने महात्मा गांधी जी की तस्वीर को गोलियां मारी, जिसने कहा कि ये टेररिस्ट है और गोडसे मेरा गुरु है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो इस वक्त चल रहा है वो गोडसे का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। हमारे अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ये लोग ख़त्म कर रहे हैं, उसको बंद कर रहे हैं और गोडसे का ये जो है। उधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू पुलिस इनकाउंटर में मारे गए परवेज अहमद के घर पहुंचकर परिवार वालों से मुलाकात की और परवेज अहमद की मौत पर ताज़ियत पेश की। साथ ही परिवार से हमदर्दी का इजहार भी किया। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने इस तरह के इनकाउंटर पर सवाल भी उठाए। गुजर बकरवाल समाज को लगातार निशाना बनाए जाने की सख्त मुखालिफत भी की। उन्होंने इस इनकाउंटर पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि अब तक इस साल आधा दर्जन ST शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब समाज के नौजवानों को निशाना बनाया जा चुका है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इन नौजवानों को माल मवेशी लाने में भी दिक्कतें होती है, जंगलों से इनको खदेड़ दिया जाता है, इनको डराया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर तवज्जो देना चाहिए, हालात और भी ख़राब हो सकते हैं। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। जो गुजर कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, इस साल के शुरू से लेके अभी तक तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब के नौजवानों को मशकूक हालात में मार दिया गया। मक्खन दीन से शुरू हुआ, कुलगाम के 3 लड़के जिनको बोला ये दरिया में डूब गए, अल्ताफ लाली बांडीपुर का, टंगमर नूराबाद का लड़का जिसको बोला उसने दरिया में छलांग लगाई। इन बेचारों को माल मवेशी लेने में दिक्कत होती है। ये बड़े वफादार लोग हैं, मुल्क के वफादार हैं, कौम के वफादार हैं। अगर इनके साथ इसी तरह जुल्म होता रहा तो आप इनको दीवार के साथ लगा रहे हैं। यू आर पुशिंग देम टू द वॉल। तो आप एक वफादार कौम को के ऊपर जाती करके उनको बहुत पूरे मुल्क के लिए मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर तारिक हमीद करा ने कहा है कि कांग्रेस हमारी रियासत हमारा हक मुहिम को तेज़ करनी चाह रही है और इसका मकसद जम्मू कश्मीर को स्टेट छोड़ दिलाना है। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए तारिक हमीद करा ने कहा कि कांग्रेस स्टेट वाइज पुरअमन मुजाहरा करने चाह रही है और 1 अगस्त से इस मुहिम का आगाज़ होगा। कांग्रेस 5 अगस्त को 370 हटाए जाने के खिलाफ ब्लैक डे के तौर पर मनाएगी और इसी तरह 9 अगस्त से 21 अगस्त तक कांग्रेस भूख हड़ताल पर जाएगी। तमाम जिले जो जम्मू कश्मीर के हैं 20 जिले, जम्मू के 10 और कश्मीर के 10, उधर हम लोगों ने इस हमारी रियासत हमारा हक को घर घर पहुंचाने की कोशिश की। पहले अपने जो हमारे कारकुन हैं उनके जरिए, फिर आगे पहुंचाने की, और उसके बाद में हमने श्रीनगर चलो की कॉल दी, उसके बाद जम्मू चलो की कॉल दी और आखिर में हमने दिल्ली चलो की कॉल दी। और इन तीनों प्रोग्रामों में हमने हमारे जो हमारे साथ में नाइंसाफियां हो रही हैं,
जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ में, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने बार बार पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक जल्द अज जल्द हासिल होगा। उसके बावजूद भी जिस वक्त हमने देखा कि इनकी नीयत में खोट है, ये शायद सिर्फ वही टाल मटोल, जिस तरह वो पहले कहते थे जुमलेबाजी, वही जुमलेबाजी की सियासत कर रहे हैं। तो हमने हमारी रियासत हमारा हक के तहत दिल्ली जाने के वास्ते प्रोग्राम बनाया। और जम्मू कश्मीर बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी के सदर तारिक हमीद कारक पर तीखा हमला बोला। उनकी भूख हड़ताल को रियासत की बहाली नहीं बल्कि पीएम मोदी के फिट इंडिया अभियान से मुतासर होकर वजन कम करने की एक कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि ये भूख हड़ताल स्टेटहुड की बहाली के लिए नहीं है, ये तो बस कर्रा साहब का फाइनली वजन कम करने का तरीका है। लगता है कि अब वो पीएम मोदी के फिट इंडिया हिट इंडिया वाले नारे को सीरियसली लेने लगे हैं और अगर कांग्रेस की भूख हड़ताल वाली नई स्ट्रेटेजी सुर्खियां पाने लगी हैं तो इस आंदोलन में नहीं बल्कि फिटनेस कैंप इसे कहना चाहिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि पीडीएफ के सदर और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को सम्मान के साथ स्टेटहुड का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने संसद में इसका वादा किया था जिसके अब पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा देना लाजमी बन गया है और ये कोई दया नहीं बल्कि हमारा आईनी हक है जिसे इज्जत और वक़ार के साथ बहाल किया जाना चाहिए। मैं बिल्कुल मोहल्ला मेहदी साहब को मुबारकबाद देता हूं और रशीद इंजीनियर साहब को भी, जिस ज़रूरतमंदी से, दयानतदारी से, ईमानदारी से उन्होंने अपने जम्मू कश्मीर के लोगों की बात की और जिस मकसद के लिए उन्होंने वोट लिया लोगों से, मुझे लगता है कि उसका उन्होंने बरमला इजहार किया, उस वोट का बिल्कुल उन्हें सही इस्तेमाल करके आपकी जो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो दिल की बात है, दिल की जो धड़कन है, उन्होंने वो खुलकर वहां पर बात। और शोपियां बीजेपी यूनिट ने वर्कर्स मीटिंग किया था और इस मीटिंग का मकसद तंजीमी सरगर्मियों का जायजा लेना था। इस दौरान जिले में पार्टी की हिकमत अमली को लेकर के बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी के माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जिला इंचार्ज सादत मलिक को उनकी शानदार कोशिश के लिए अवार्ड से नवाजा गया। मीटिंग के दौरान आगे की प्लानिंग पर भी बातचीत हुई। और रामबन के सनासर इलाके में आदमपुर गोडी के रहने वाले 2 टीचर की पानी में बहने से मौत हो गई है। इसको लेकर के आज इस दुख की घड़ी में जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी उनके घर पहुंचे, परिवार से मुलाकात करके हमदर्दी का इजहार किया, साथ ही भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है और उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। भद्रवाह के धरेजा गांव में 18 साल पहले बनाया गया एक पुल इंतजामिया की लापरवाही और नाकामी की खुली मिसाल है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद ये पुल अभी नाकाफी है, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि इसे जोड़ने वाली सड़क कभी भी पूरी नहीं हुई। मुकामी लोग इस पुल को बतौर पार्किंग इस्तेमाल करते हैं और लोगों का कहना है ये सिर्फ पुल नहीं है, टूटे हुए वादों की मिसाल है। ये कहीं भी किसी से भी नहीं जुड़ता, बस हमें याद दिलाता है कि क्या हो सकता था जो कि नहीं हुआ। आदाब, नमस्कार। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मैं हूं कामरान खान। नाज़रीन इकराम, आइए आज आपको भद्रवाह का सबसे महंगा पार्किंग स्लॉट आपको दिखाते हैं। नाज़रीन इकराम, ये वो अजूबा है जिसे मुकम्मल करने में करीबन 18 साल लग गए। ये एक ब्रिज जो है भद्रवाह के नीरू दरिया के ऊपर इस गर्ज से बनाया गया था। इस पुल का सबसे पहले आपको नाम बताता चलूँ, नाम है शिंडल ब्रिज। इस पुल को बनाने की गर्ज जो है वो ये थी कि दरेजा गांव को भद्रवाह कस्बे के साथ जो है वो सड़क राब्ता जो है वो दे दिया जाए। लेकिन आज 18 साल बीत जाने के बाद भी ये पुल मुकम्मल तो हो चुका है, लेकिन ये सिर्फ पार्किंग के लिए ही काम आता है। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अब सिर्फ गाड़ियाँ पार्क होती हैं। एक ऐसी पार्किंग स्लॉट जो है ये बन चुकी है जहां ये शिंडल ब्रिज जो है 2 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ था, लेकिन आज भी इसकी दोनों साइड्स की जो कनेक्टिविटी है वो खराब पड़ी हुई है। सबसे पहले जो शहर से जब हम दरेजा की तरफ आते हैं तो मैं आपको स्क्रीन में दिखाना चाहूँगा, ये देखिए किस तरीके की जो 3 से 4 साल इस
पुल को बनाने में जो है R&B डिपार्टमेंट ने इस पर लगाया। हालांकि इससे पहले जो है JKPCC जो है एग्जीक्यूट कर रहा था, लेकिन उसके बाद JKPCC जो है वाइंड अप हो चुकी है, आप सबको मालूम ही होगा। और JKPCC के वाइंड अप होने के बाद इसे R&B महकमा देख रहा है। लेकिन आज 3 साल गुजर जाने के बाद भी इस पुल के दोनों अतराफ जो है वो इस वक्त खस्ताहाली का शिकार है। आइए इस पुल के आपको नज़ारे दिखाता हूं, जिसे यहाँ के गांव वाले अब जो है एक पार्किंग स्लॉट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन इकराम, यहाँ आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ यहाँ पर सिर्फ पार्क होती हैं, मोटरसाइकिल्स यहाँ पर पार्क किए जाते हैं और शाम को यहाँ गांव के लोग आकर अपनी शाम गुजारते हैं इस पुल पर बैठे हुए और सेल्फीज लेते हैं। यानी कि 2 करोड़ रुपए गवर्नमेंट एक्सचेकर का जो यहाँ पर लगाया गया है, वो जिस गर्ज से बनाया गया था वो आज भी जो है मुकम्मल नहीं हो पाया। आइए नाज़रीन, आपको आगे ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे यहाँ दोनों साइड्स पे जो है मोटरसाइकिल्स पार्क की जाती हैं। यहाँ पर हर रोज़ सिर्फ गाड़ियाँ ही पार्क होती हैं। ये गांव वाली साइड है जो ब्रिज तैयार हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्रिज तो यहाँ तक मुकम्मल हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये मिट्टी जो डाली गई है ये गांव वालों की तरफ से डाली गई है। R&B महकमा के पास इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि वो यहाँ पर मोटरसाइकिल ट्रैक फिलहाल के लिए बनाते, लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये वो ट्रैक है। नाज़रीन इकराम, इस ब्रिज को बनाने की जो नीयत और गर्ज थी गवर्नमेंट की कि यहाँ इस गांव के लिए जो है रास्ता बनाया जा सके, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि आज 18 साल बीत जाने के बाद भी इस गांव को जो है रोड कनेक्टिविटी अभी भी प्रॉपर नहीं मिल पाई है। सबसे इसकी जो अहम मैं आपको बताता चलो कि इसके पीछे की वजूहात जब हमने R&B महकमे से जानने की कोशिश की और ये मालूम पड़ा कि इतने साल बीत जाने के बाद भी आखिर इस गांव के लिए ये रोड जो है रोड कंस्ट्रक्शन क्यों मुकम्मल नहीं हो पा रही है। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। अपने मेज़बान कामरान खान को दीजिए इजाज़त। आदाब। और रियासी DDC काउंसिल की बैठक सोमवार को उस वक्त सियासी अखाड़ा बन गई जब बीजेपी के 2 विधायक कांग्रेस और एक आज़ाद ग्रुप के लोग से भिड़ गए। DDC मीटिंग में गर्मा गर्मी की वजह अरकान ने मीटिंग में वॉकआउट कर दिया और कई DDC अरकान ने इल्ज़ाम में लगाया कि इनके इलाके में डेवलपमेंट के काम बिना किसी जानकारी और सर्वे के कैपेक्स बजट में डाल दी गई है और उसको लेकर के इंतजामिया ने फैसला किया है कि कैपेक्स बजट की अहम बैठक 6 अगस्त को दोबारा बुलाई जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि इस बार सभी ग्रुप के साथ लेकर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तफसील से बातचीत होगी और आपसी इत्तफाक कायम होगा। जब यहाँ पे आज ये जो प्लान है हमारा डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स है, डिस्ट्रिक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में पास होना था उसको आज यहाँ पे डिस्कस किया गया। कुछ जो एक्सरसाइज यहाँ पे की हुई थी, ऑनरेबल मेंबर्स ने कुछ एतराज़ किया है कि इसमें अगर इस ढंग से ना करके थोड़ा और इसको विस्तार से उस पर चर्चा हो और डिस्कशन हो ताकि एक दूसरे के साथ जो आम ख्यालात राय जो है वो एक्सचेंज भी हो। श्रीनगर लाल चौक इलाके से आज एक वीडियो सामने आया जिसमें लोगों को परेशान कर दिया है। वीडियो में एक अनजान ऑटो रिक्शा ड्राइवर को शहर के एक अहम चौराहे पर जानबूझकर मेन होल के ढक्कन हटाते हुए देखा गया और इस वीडियो में ड्राइवर कुछ वक्त के लिए अपनी गाड़ी के अंदर छुप जाता है और जैसे ही उसे देख लिया जाता है वो वहाँ से तेज़ी से फरार भी हो जाता है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि ड्राइवर कुछ निकाल रहा था, कोई सबूत छुपा रहा था या तोड़ फोड़ या चोरी जैसी हरकत कर रहा था। शख्स की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है और इंतजामिया ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन इस मामले में इलाकाई लोगों में तशवीश है। उधर पूंछ के मेंढर के सरहदी इलाके में आसपास जो आखिरी गांव है भारतीय फौज की तरफ से डेवलपमेंट का काम वहां पे तेजी से चल रहा है। गांव में LOC से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर वाक़ है। फौज ने इस गांव में फाइन वुड स्कूल, हमीरपुर में जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ऑडिटोरियम और दीगर बुनियादी ढांचे का इफ्तिताह किया। ये परियोजना कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के तहत अडानी फाउंडेशन, JNK बैंक, JSW ग्रुप और LN इंस्टीट्यूट के ताउन से पूरा किया है। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में 25 इन्फेंट्री डिवीज़न के जनरल ऑफिसर और कमांडिंग GOC ने ऑडिटोरियम का इफ्तिताह किया और इस मौके पर कॉरपोरेट के कई अहम शख्सियात भी कॉरपोरेट के शामिल रहे। 510 सीटें वाला इस जदीद ऑडिटोरियम को
कौम के नाम वक्फ किया जाएगा। और इस मौके पर जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से एक स्कूल बस और JSW ग्रुप की तरफ से 2 स्कूल बसों की मंजूरी दी गई, जिसके बाद तलबा और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले तालिब इल्मों को आसानी होगी। ऑडिटोरियम का इनॉग्रेशन हुआ है। कैपेसिटी उसकी अराउंड 600 सर, 600 सीटिंग कैपेसिटी है उसकी। अप्रॉक्स कॉस्ट है 3.5 CR सर, जो हमें अडानी पावर ने CSR के थ्रू गिफ्ट किया हुआ है सर। और इतने रिमोट एरिया में आपको पता है बॉर्डर लाइन्स एरिया है, हार्डली यहाँ से 1.5 किलोमीटर के आगे पाकिस्तान शुरू हो जाता है। और यहाँ पे इतना बड़ा ऑडिटोरियम का इनॉग्रेशन करना हमें नहीं लगता कि किसी अदर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये पॉसिबल है। इट कैन पॉसिबल ओनली बाय इंडियन आर्मी। ये इंडियन आर्मी के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है। जैसे आपने देखा है हमें 2 JWS ग्रुप ने हमें 2 बसेस की हैं, J&K बैंक ने भी एक बस दी हुई है। कि आज हमें बड़ी खुशी है कि यहाँ इस सरहदी इलाका में बालाकोट हमीरपुर में सबसे बड़ा जो है एडिटोरियम का इनॉग्रेशन हुआ है। GOC साहब ने इसको GOC साहब ने इनॉग्रेट किया है। हमें बड़ी खुशी है। हम शुक्रिया अदा करते हैं फ़ौज का कि जिन्होंने इतना बड़ा एडिटोरियम इस सरहदी इलाका में बॉर्डर बेल्ट में जो है वो इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ जो है हमें प्रोवाइड की है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात को लेकर के अब्बास अराग़ची ने वाशिंगटन के सामने कई शर्तें रखी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मुज़ाकरात से पहले वाशिंगटन को इस बात की यकीन दहानी करानी होगी कि वो ईरान पर दोबारा हमला नहीं करेगा। अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिकी टर्म कंडीशन को कबूल करने के लिए तेहरान को मजबूर नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ाया जा सकता है। उधर जनूबी सीरिया के सोयदा सूबे में कशीदगी ख़त्म करने और सिक्योरिटी सूरत हाल पर चर्चा करने के लिए सीरिया के वज़ीर ख़ारजा असद अल शोबानी और इजराइल के स्ट्रेटेजिक उमूर के वज़ीर रॉन डर्मर एक बार फिर से मुलाकात करने वाले हैं। और ये मीटिंग अज़रबैजान की राजधानी बाकू में होगी। बता दें कि गुज़िश्ता हफ्ते पेरिस में होने वाले इन मुलाकात को टाल दिया गया था। खबरों के मुताबिक मीटिंग से कबल सीरियाई वज़ीर ख़ारजा मास्को का दौरा कर सकते हैं और सीरियाई वज़ीर ख़ारजा के इस दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है। बता दें कि तेहरान के बाद मास्को को ही बशर अल असद का सबसे बड़ा हिमायती माना जाता था। 1948 की जंग के बाद से यहाँ पर इसराइल और सीरिया के सफारती ताल्लुकात काफ़ी ख़राब रहे हैं। हालिया फिर वाराना तशद्दुद के बाद सोयदा में इसराइली फ़ोर्स की जानिब से हुकूमती फ़ौज पर हमले करने के बाद ख़त्ते में फिर से कशीदगी पैदा हुई थी। पुरतशद्दुद झड़पों में 1400 से ज़्यादा लोग हलाक हुए हैं और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग बेघर भी हुए। सीरियाई हुकूमत ने मुतासरीन की मदद करने के लिए UN की इमदादी एजेंसियों को इन इलाके में काम करने की इजाज़त दे दी है। उधर पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी के सदर इमरान खान के बेटे कासिम खान पाक फ़ौज के सरबराह आसिम मुनीर को तानाशाह करार देते हुए कहते हैं कि मुल्क के सारे फैसले आर्मी हेडक्वार्टर में लिए जा रहे हैं। इमरान खान के दोनों बेटे इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। उनका ये दौरा जेल में बंद अपने वालिद की रिहाई के सिलसिले में है और इस हवाले से वो अमेरिकी सियासतदानों से मुलाकात कर उन्हें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और PTI कारकुन के साथ हो रही मुबैना नाइंसाफ़ी और हुकूमती रवैये के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बता दें कि इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इमरान के बेटों का इल्ज़ाम है कि उनके वालिद को जेल में बुरी हालत में रखा जाता है और वक्त गुजरने के साथ दिन ब दिन उनकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ रही है। कासिम और सुलेमान की उम्मीद की जा रही है कि अमेरिकी सियासतदान और अवाम उनकी इस मुहिम की तायद करेंगे। और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान सनीचर को पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। सदर बनने के बाद से पेज़ेश्कियान का ये पहला पाकिस्तान का दौरा होगा और ये पाक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर हो रहा है। सदर पेज़ेश्कियान के सियासी मुशीर मेहदी सनाई ने एक्स पर पोस्ट किया था और उसमें तस्दीक करते हुए कहा है कि यह दौरा ईरानी सदर और आला सियासी क़यादत के साथ ही बिजनेस और सकाफती शोबे से जुड़े हुए लोगों से भी मुलाकात का रखा गया है। और सदर पेज़ेश्कियान के मुताबिक दोनों मुल्कों के आला क़यादत के बीच में 2 तरफ़ा मुलाकात में बाहमी तिजारत के साथ साथ दीगर शोबों में बाहमी ताउन यानी एक दूसरे के साथ बिजनेस और उसे फ़रोग़ देने पर चर्चा होगी। वाज़ेह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान सालाना $3 अरब का कारोबार होता है।
और सालाना कैलेंडर 2025-26 के तहत डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर यूटी और जॉइंट डायरेक्टर जम्मू के ऑर्डर पर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स विभाग DYSS पुंछ की तरफ से गर्ल्स मिडिल स्कूल हरमी ढकी ग्राउंड में सॉफ्ट टेनिस ट्रायल कम इंतखाबात कॉम्पिटिशन का इनेकाद किया गया। इस इंतखाबात की निगरानी DYSSO पुंछ श्री मोहम्मद कासिम ने की थी और इस कंपटीशन का मेन मकसद नौजवानों के हुनर को निखारना था। इस कंपटीशन में बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने हिस्सा भी लिया। जुलाई 2025 को हरमी टकी गर्ल्स मिडिल स्कूल हरमी टकी में ऑल एज ग्रुप्स सॉफ्ट टेनिस का टूर्नामेंट जो अंडर द बैनर ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की तरफ से ऑल एक्टिविटी जो हो रही है ये हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर आसिम साहब की निगरानी में हो रही है। तो यहाँ पे ऑल एज ग्रुप्स बॉयज़ एंड गर्ल्स ने हरमी टकी में हिस्सा लिया है जो आज यहाँ हो रहा है जिसकी अंडर द सुपरविजन ऑफ मोहम्मद कासिम डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर पहुँच गई। आज यहाँ पे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से ट्रायल्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं सॉफ्ट टेनिस के ट्रायल्स जिसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और यहाँ से जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो यूटी पे जाके हमारे पुंछ को रिप्रेजेंट करेंगे और फिर हमारी यूटी को वहाँ से जो जीतेंगे बच्चे वो यूटी को रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल लेवल पे। बुलेटिन में इतना ही, में दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।